जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा डिफेंस एकेडमी। माय नेम इज़ हिमांशु सोम। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। नहीं सुना कोई बात नहीं सुना तो सुनने लगोगे, ठीक है। तो स्वागत है आपका पॉलिटी की सीरीज़ में, जिसका हमने नाम रखा है पॉलिटी फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। इसका मतलब ये है कि अगर आप पॉलिटी में ज़ीरो भी हैं तो भी आपको हम हीरो बना के छोड़ेंगे नहीं, बना देंगे फिर छोड़ेंगे क्यों, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इवन इफ़ यू आर अ नोविस व्हेन इट कम्स टू पॉलिटी, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू अ मास्टर रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट। ओके बच्चे, तो पिछली बार क्या किया था हमने, पिछले चैप्टर में हमने 64 लाख रुपीज़ का 64 लाख रुपए का खर्चा किया था और तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ऐसा ही है, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम बस क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जैसे हमने वो 64 लाख रुपए खर्च किए हैं, 64 लाख का एक्सपेंस किया था हमने 60 देशों में घूम के, तो बस हम उसी का शो ऑफ करेंगे कि भाई हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है बच्चे। तो शुरू करते हैं कि हमारे पास क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसकी हम शुरुआत करेंगे। पहले मैं पेन ले लूं, फिर हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। पेन ले लिया, ओके बच्चों। तो हमारे पास क्या क्या इसके साइलेंट फीचर्स हैं उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनना। पहला है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। रिटन का मतलब, इन्होंने इस वर्ड पे इसलिए इतना ध्यान दिया है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन भी होते हैं। जैसे कि जो यूएसए के पास है वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटन है, और जो यूके के पास है वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है अनरिटन, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास कैसा है, हमारे पास लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। लेंथीएस्ट कैसे है, अरे पिछले चैप्टर में बताया तो था कि हम लोग 60 कंट्रीज़ में घूमे हैं और जिस कंट्री की जो भी चीज़ हमको अच्छी लगी वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेप दी, तो लेंथीएस्ट तो हो गई, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके। और इसका फिर अगला पॉइंट क्या है, अगला है इसका ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अभी भी जो बताया ना मैंने तुमको कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोग 60 देशों में घूमे, 64 लाख रुपए का खर्चा किया और जिससे जो भी चीज़ अच्छी लगी वो हमने चेप दी, ठीक है। अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चरल पार्ट है, जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, स्ट्रक्चर का मतलब ढांचा, कि जिसको जो उसका ढांचा है, जो उसका मेन फॉर्म है, वो हमने कहाँ से लिए, वो हमारा ही एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये सबसे बल्कि डॉक्यूमेंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35। तो यहाँ से हमने क्या लिया है, यहाँ से हमने लिया है अपना स्ट्रक्चरल पार्ट। जो फिलोसफिकल पार्ट है, फिलोसफिकल पार्ट कहाँ से लिया है हमने, ये हमने लिया है अमेरिकन से और आयरिश से। कहाँ से लिया है, अमेरिकन से और आयरिश से। और जो हमारा पॉलिटिकल पार्ट है, वो हमने लिया है पॉलिटिकल, हमने जो सारा पार्ट लिया है वो हमने इंग्लैंड से लिया है, वो हमने ब्रिटिश से लिया है। तो ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है ब्रिटिश से, ठीक है बच्चों। अगला एस्पेक्ट है हमारे पास ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। चलो इसको वर्ड बाय वर्ड आप लोगों को मैं समझाता हूँ। रिजिडिटी का मतलब जो चीज़ आसानी से चेंज ही ना हो, ठीक है, या फिर चेंज ही ना हो, या तो अगर चेंज भी हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे। और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जो बहुत ही आसानी से चेंज हो जाए, ठीक है। और ब्लेंड का मतलब कि दोनों का मिश्रण। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सुधार करना हो, तो अमेंडमेंट लगता है, और वो सुधार 3 तरीके से हो सकता है। एक तो होती है सिंपल मेजोरिटी से, एक होती है स्पेशल मेजोरिटी, यानी ये होती है 2/3 की आपकी, ठीक है, कि 2/3 लोग प्रेजेंट होने चाहिए तब आपकी स्पेशल मेजोरिटी पास होगी। और एक होती है तीसरे टाइप की स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट के। स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए हमें, स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ हमको क्या चाहिए कि जो आधे स्टेट्स हैं वो भी इस चीज़ से ओके रहें कि हाँ भाई ये चेंज आप ले आओ। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 तरीके से चेंज हो सकता है,
ठीक है। अब इस तीनों में आपने देखा जो सिंपल मेजोरिटी है वो कैसा होगा, वो तो फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाएगा। बाकी पर ये जो दोनों है स्पेशल मेजोरिटी 2/3, ये तो थोड़ा सा टफ होगा। और 2/3 के बाद जो तीसरा है स्पेशल मेजोरिटी प्लस अब स्टेट्स की भी चाहिए हाफ की हमको रेटिफिकेशन, तो ये एक कैसा हो गया प्रोसेस, ये एक प्रोसेस हो गया रिजिड। तो इसीलिए हमने बोला है कि ब्लेंड है किसका, रिजिडिटी का और फ्लेक्सिबिलिटी का। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सुधार आ सकता है, आसानी से भी आ सकता है और थोड़ा सा टफ भी हो सकता है उस सुधार को लाना, इसलिए हमने बोला है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है बच्चे, अगर आपसे कोई पूछ ले, इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है आर्टिकल 368, अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज़ आर्टिकल 368 या आर्टिकल 368 टॉक्स अबाउट व्हाट, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये बात करता है किस बारे में, ये बात करता है अमेंडमेंट्स के बारे में। लेकिन इससे भी ज़रूरी चीज़ ये है कि आर्टिकल 368 के अंडर आपका जो ये स्पेशल मेजोरिटी है ये भी आ जाएगा, आपका ये जो स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स है ये भी आ जाएगा। लेकिन आर्टिकल 368 के अंडर जो आपका ये सिंपल मेजोरिटी वाला कंसेप्ट है ये नहीं आता। तो आर्टिकल 368 के अंडर कौन सा अमेंडमेंट नहीं आता, जो अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं वो आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आते। ठीक है बच्चों, समझ आया इतना? ओके। फेडरल सिस्टम विद यूनाइटरी बायसनेस, फेडरल सिस्टम विद यूनाइटरी बायसनेस, इसका मतलब समझते हैं। चलो इसका मतलब समझते हैं बच्चे। फेडरल का मतलब क्या होता है? फेडरल, अगर फेडरल का हम अपोजिट वर्ड देखें तो होता है यूनाइटरी। और यूनाइटरी सिस्टम कैसा होता है? यूनाइटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सारी की सारी पावर्स किसके पास हों, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हों, या एक ही जगह पे जो हैं वो पावर्स हैं। उसी का उल्टा होता है फेडरल। फेडरल क्या होता है? फेडरल होता है कि जहाँ पे पावर डिवाइडेड हो, जहाँ पे पावर डिवाइडेड हो, किस किस में, सेंटर और स्टेट्स के बीच में, इसको सेपरेशन ऑफ पावर भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है फेडरल। ठीक है बच्चे, तो फेडरल सिस्टम विद यूनाइटरी बायसनेस, अब यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है ऑथर ने यूनाइटरी बायसनेस, कि ये हल्का सा इंक्लाइंड है यूनाइटरी की तरफ, सेंटर की तरफ। कैसे, ऐसा क्यों बोला भाई इन्होंने? चलो एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसा इन्होंने इसलिए बोला, सपोज करो कोई सिचुएशन है, सपोज करो कोई सिचुएशन है कि भाई सेंटर को लग रहा है कि जो स्टेट्स हैं वो हमारे हिसाब से नहीं चल रहे, या जो स्टेट्स हैं वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, या ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं। तो सेंटर के पास प्रोविज़न है, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविज़न दिए हैं कि वो वहाँ पे आर्टिकल लगा के फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी लगा देंगे, या तो प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे और उसको अपने अंडर में ले लेंगे, यानी जो तेज़ चल रहा है स्टेट उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अब सपोज करो अगर स्टेट को ऐसा लगे कि भाई सेंटर ज़्यादा तेज़ चल रहा है या देश के हिसाब से नहीं चल रहा, तो स्टेट के पास ऐसा कोई प्रोविज़न है क्या कि वो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकें और सेंटर को अपने अंडर ले सकें? नहीं ना। तो इसलिए बोला गया यहाँ पे कि यूनाइटरी बायसनेस है हमारे जो हमारा जो फेडरल सिस्टम है। फेडरल तो है, पावर तो डिवाइडेड है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, लेकिन क्या है, हल्का सा इंक्लाइनेशन है टूवर्ड्स यूनाइटरी सिस्टम। ठीक है बच्चे, अब जैसे ये इन्होंने लिखा हुआ है ना, फेडरेशन नोवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब फेडरल वर्ड, फेडरेशन वर्ड कितनी बार घिसा जाता है, कहीं भी कोई डिबेट हो, कुछ स्पीच हो, कहीं भी हो, हर जगह हम क्या यूज़ करते हैं, फेडरेशन। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको डिफाइन ही नहीं किया कि फेडरेशन है क्या। तो बच्चों ये जो ऐसे वर्ड्स हैं ये यूपीएससी का फेवरेट कंटेंट होता है। ऐसा ये इसमें आपको ऑप्शन दे देंगे कि भाई बताओ इनमें से कौन सा वर्ड है जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड ही नहीं है। तो जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे चलते चलेंगे और अपनी सीरीज़ में आगे चलते चलेंगे, हमारे पास ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स आएंगे जो डिफाइंड नहीं है, तो इनको एक पेज पे अलग सेपरेट लिख लेना कि भाई ये वाले जो वर्ड्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 1 क्या बोलता है? इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये बोलता है कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, बहुत सारे स्टेट्स ने मिलके इंडिया को बनाया है, लेकिन स्टेट्स के पास राइट टू सीड नहीं है। अगर स्टेट चाहे कि हमको देश से अलग होना है, ऐसा कर सकता है क्या? ऐसा नहीं कर सकता, हमारे यहाँ पे ये प्रावधान नहीं है, और आर्टिकल 1 यही बोलता है। ठीक है बच्चे, तो इसका अगला जो है जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो क्या है? वो अब हमारा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है हमारे पास प्रेसिडेंशियल फॉर्म है या पार्लियामेंट्री फॉर्म है? कौन सी फॉर्म है? हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कहाँ से लिए ये हमने ब्रिटिश से लिए। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिए है? ब्रिटिश से लिए।
और ये इट इज़ बेस्ड ऑन कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। किसी भी डेमोक्रेसी को चलाने के लिए 3 ऑर्गन कौन से होते हैं भाई? बेसिक जो होता है, अगर इससे पहले एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो पता होगा कि 3 ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से 3 ऑर्गन होते हैं हमारे? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव का क्या काम होता है? लेजिस्लेटिव जो लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उनको इम्प्लीमेंट कराएगा और देश में देखेगा कि क्या व्यवस्था है, और जुडिशियरी रिलेटेड टू कोर्ट्स। ये हमारे 3 होते हैं, ठीक है। तो हमारी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है, इट इज़ बेस्ड ऑन कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, कि ये दोनों आपस में मिलजुल के अच्छे से काम करें। सेकेंडली, मिलजुल के काम करें, बट देयर हैज़ टू बी अ सेपरेशन ऑफ पावर। मिलजुल के काम करें, ऐसा ना हो कि एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी करें। दखल अंदाजी करना तो फिर अगर मैं इसको आपको पॉलिटिकल वर्ड में बताऊंगा तो वो फिर एक्टिविज्म हो जाएगा, डायनामिज्म हो जाएगा, या ओवर रीच हो जाएगा किसी भी एक ऑर्गन का। तो वो नहीं होना चाहिए कि भाई अपना अपना काम आप अच्छे से करो, कोऑर्डिनेशन से करो, लेकिन एक दूसरे के काम में आप नहीं घुसोगे, ठीक है। तो ये जो हमारा ये जो हमने लिया है, क्या जो हमारी ये ब्रिटिश से हमने लिया है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म, ये हमने ऑलमोस्ट कॉपी किया है, लेकिन बस कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो जान लो। डिफरेंट फ्रॉम यूके, सो वी डू नॉट हैव सोवरेन पार्लियामेंट। हमारा पार्लियामेंट पावरफुल है भाई, ठीक है, हमें भी कोई बता नहीं सकता बाहर का कि हमको क्या करना है क्या नहीं, लेकिन सोवरन नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई ये पूछे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या इंडिया का जो ये पार्लियामेंट है ये सोवरन है क्या, तो हमारा क्या है, हमारा ये सोवरन नहीं है। लेकिन यूके का जो है, यूके का सोवरन है, ठीक है। और एक डी लॉल में थे, उन्होंने तो ये भी कहा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो इतना पावरफुल है, इतना सोवरन है कि वो सब कुछ कर सकता है, एक्सेप्ट कि किसी मैन को विमेन बना दे और विमेन को मैन बना दे, उसके अलावा ये सारी चीज़ें कर सकता है, ठीक है। तो यानी इनका जो पार्लियामेंट है वो शक्ल का बूम बूम की पेंसिल है, वो जो चाहेगी वो बना देगी। अब हम इनसे डिफरेंट कैसे हैं? हम इनसे डिफरेंट एक तो ऐसे हैं कि भाई ये सोवरन है और हम सोवरन नहीं हैं। हमारे यहाँ जो है ना, आज भी जो सेंटर ऑफ फोकस है वो पीपल है। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट जो चाहेगा वो कर लेगा, ऐसा थोड़ी है। जो हम चाहेंगे, जो लोग चाहेंगे, पार्लियामेंट भी वही करेगा, ठीक है। तो एक तो हमारा सोवरन नहीं है और उनका सोवरन है, एक तो चेंज ये हो गया। दूसरा चेंज क्या है? वी हैव रिपब्लिक हेड रेदर देन मोनार्क। रिपब्लिक हेड का मतलब होता है बच्चे, रिपब्लिक हेड का मतलब कि हमारा जो हेड है, हमारा जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड है। चुनाव होते हैं ना, वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो या इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो, वो चीज़ अलग है। हमारा प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, लेकिन इलेक्टेड तो है, चुनाव तो लड़ना पड़ता है ना, उसके बाद ही हमारा जो है हेड है। लेकिन मोनार्क को वहाँ पे तो क्वीन बैठती है, वहाँ पे तो क्वीन बैठती है, तो क्वीन को भी चुनाव लड़ने की ज़रूरत है क्या? क्वीन को भी इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत है क्या? नहीं। तो एक ये हमारे यहाँ डिफरेंस है। हमारे यहाँ रानियाँ नहीं हैं, हमारे यहाँ तो पापा की परियाँ हैं, ठीक है। तो रानी हमारे पास नहीं है, लेकिन पापा की परी हमारे पास बहुत सारी हैं। और मोनार्क का मतलब है बच्चे कि हेरिडिटरी राइट्स वहाँ पे आज भी जिंदा हैं। हेरिडिटरी राइट्स वहाँ पे आज भी जिंदा हैं। हेरिडिटरी राइट्स का मतलब क्या होता है? हेरिडिटरी राइट्स का मतलब होता है कि जब आप पैदा होगे तो आप प्रिंस पैदा होगे। सोचो कितनी अच्छी सिचुएशन होगी कि जब आप पैदा हुए हो आपको जन्म सिद्ध ही कुछ अधिकार हैं। हमारे यहाँ ऐसे अधिकार नहीं दिए, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? राजा का बेटा ही राजा बन रहा है। हमारे यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि सुपर 30 में ऋतिक रोशन ऑफेंड हो गया था, इसलिए हमने राजा के बेटे को राजा बनाना बंद कर दिया था। उन्होंने बोला था कि राजा का बेटा राजा कौन बनेगा? राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो काबिल होगा। ठीक है बच्चों, समझ आया? ये समझ आया? ठीक है। अच्छा बताओ, आज मैंने ब्लैक शर्ट क्यों पहनी हुई है? क्योंकि मेरी मर्जी, ठीक है। चलो इधर ध्यान दे लो। सिंथेसिस, अब ये बता रहे हैं एक नया वर्ड। इन हार्ड वर्ड को देख के मत घबराना बच्चों, अपन है इधर, ठीक है। इन हार्ड वर्ड को देख के नहीं घबराना बिल्कुल भी। सिंथेसिस अभी करते हैं इसको बिल्कुल इजी।
सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट सोवर्निटी, जो हमने पार्लियामेंट सोवर्निटी ली है वो हमने कहाँ से ली है? हमने जो ली है पार्लियामेंट सोवर्निटी वो हमने ली है यूके से। और जुडिशियल सुप्रीमेसी हमने कहाँ से ली है? जुडिशियली सुप्रीमेसी ली है हमने यूएस से। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में भी सिंथेसिस है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा है कि जुडिशियरी और पार्लियामेंट के बीच में भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिंथेसिस है। कैसे है कि भाई दोनों पावरफुल हैं, दोनों अपना अपना काम ऐसे करते हैं कि दोनों पावरफुल हैं। दोनों पावरफुल कैसे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, इसका मतलब देखो SC मतलब सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वर्ड बाय जुडिशियल रिव्यू। एक टर्म होता है जुडिशियल रिव्यू, वो ऐसा होता है कि जब जुडिशियरी चाहे कोई लॉ पास किया, किसने किया? लेजिस्लेचर ने किया, और अगर जुडिशियरी को ऐसा लगता है कि ये जो लॉ है ये हमारे देश के लिए सही नहीं है, ठीक है, या वायलेशन कर रहा है फंडामेंटल राइट्स का या किसी और चीज़ का, तो जुडिशियरी उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है बच्चों, तो सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ की इतनी पावरफुल है कि वो डिक्लेयर कर सकती है किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड। ठीक है, उधर ही दूसरी साइड क्या है? दूसरी साइड पार्लियामेंट भी तो पावरफुल है। अगर पार्लियामेंट चाहेगा ऑन द अदर हैंड कैन अमेंड मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अरे सिंपल मेजोरिटी से करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देगा, स्पेशल मेजोरिटी से भी थोड़ा हार्ड ही तो होगा, लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहेगा तो कर नहीं सकता क्या उसको? तो कर सकता है। तो जो हमारा पार्लियामेंट है वो अपने में पावरफुल है और जो जुडिशियल है वो अपने में पावरफुल है। ठीक है बच्चे, इसका मतलब ये था। और हमारे पास क्या फ़ीचर हैं? आज सारे फीचर देखने हैं इसके। 64 लाख रुपए खर्च कर रखे, मजाक की बात नहीं है कोई। ठीक है, 64 लाख रुपए खर्च करके हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। एक एक पैसा वसूल करना है, बैठे रहो वहीं। ठीक है, अगला क्या है? इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी जो है हमारे पास, जुडिशरी हमारे पास कैसी है? जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे पास कैसी कोर्ट है? वो हमारे पास फेडरल कोर्ट है। फेडरल कोर्ट कैसे है कि फेडरल कोर्ट ऐसे है वो कि वो सेंटर के लॉज भी देख सकती है, स्टेट के लॉज भी देख सकती है। ठीक है, और हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ही क्या है? गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो हमको ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर गिवन बाय, ये गिवन बाय तो किसके हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के। लेकिन इनको प्रोटेक्ट कौन करता है? इनको प्रोटेक्ट करता है और गारंटी देता है हमारा कौन? हमारा सुप्रीम कोर्ट। गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा यही है। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने अभी बताया कि हमने 64 लाख रुपए खर्च किए थे पिछले चैप्टर में, एक एक पैसा वसूलना है, बैठे रहो। तो फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास। फंडामेंटल राइट्स का बच्चे अलग ही एक चैप्टर है, वो इतना डिटेल्ड है कि अगर इसको यहाँ हम थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे तो उसका भी मतलब कोई यूज़ नहीं है। फंडामेंटल राइट्स एक अलग चैप्टर है जो इसके 1-2 चैप्टर के बाद आएगा, उसमें इसको पढ़ेंगे। और हमारे पास फिर DPSP हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद हमारे पास कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स हैं। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छाइयाँ बता रहे हैं कि हमारे पास ये चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। सेक्युलर स्टेट, इसको ध्यान से देखो भाई। तुम कोई भी न्यूज़ चैनल खोल लो, सबसे ज़्यादा पिछले 2-3-4 साल में अगर कोई वर्ड घिसा जा रहा है तो ये सेक्युलर वर्ड घिसा जाता है। ऐसा ही है। सेक्युलर वर्ड का मतलब क्या होता है पता है? सेक्युलर वर्ड, पहली चीज़ तो ये है कि ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं। जिस चीज़ पे आज इतनी बहस होती है और जिस चीज़ पे सारी डिबेट्स होती हैं वो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं। और अगर ओरिजिनली नहीं है और अगर ऐड होना है तो अमेंडमेंट लगेगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये 42 अमेंडमेंट एक्ट से आया था। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया था? ये 42 अमेंडमेंट एक्ट से आया था और 1976 में आया था। बच्चे 42 अमेंडमेंट एक्ट ने इतनी सारी चीज़ें चेंज की हैं कि इस 42 अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं हम इसको। चलो अब मतलब तो देख लो इसका। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सेक्युलर का मतलब ये होता है कि स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है।
स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमारे यहाँ कुछ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा है क्या कि हम सिर्फ वेलकम करते हैं किसी एक धर्म को कि ये हिंदुओं का देश है और यहाँ पे सिर्फ हिंदू ही रहेंगे, या ये मुस्लिम्स का देश है यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही रहेंगे? नहीं बोलते ना, हम तो सबका ही वेलकम करते हैं, ठीक है। हम सब धर्मों को एक साथ मानते हैं और स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है कि ये हिंदू प्राथमिक देश है या मुस्लिम प्राथमिक देश है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि जब स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन ना हो और उसमें सारे रिलीजन को हम वेलकम करें, उसको क्या बोलते हैं? सेक्युलर स्टेट। तो जो हमारा जो देश है, हमारा जो पार्लियामेंट है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने हमको दिया है क्या कि हमारा जो स्टेट है वो सेक्युलर स्टेट है। पहले कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होता था। कम्युनल का मतलब कास्ट से रिलेटेड, ठीक है। पहले जो रिप्रेजेंटेशन होता था वो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होता था, तो ये वॉज एबोलिश्ड, इसको एबोलिश कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था बच्चे? इसको एबोलिश कर दिया गया था, ठीक है। अगला फीचर है हमारे पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यार ये तो तुम्हारा सुना हुआ ही होगा, हाँ, ये तो 7th 8th क्लास में भी हम लोग ने सुना है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है, ये तो प्रोविज़न है, इससे पहले सुनो कि इफ़ यू आर 18 और अबव, अगर आप 18 या 18 साल से ज़्यादा के हैं तो आप वोट कर सकते हैं। अपना जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट राइट है, वो होता है राइट टू वोट, ठीक है। तो आप अपने उस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन और बिलीफ, ठीक है। तो आप, चलो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि ये होता है 1 वोट 1 वैल्यू का कंसेप्ट। मान लो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए हैं और मेरे पास 100 रुपये हैं। नहीं, ऐसे नहीं मानते। अगर मानना ही है तो ऐसे मानेंगे कि तुम्हारे पास 100 रुपये हैं और मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब हम दोनों लोग वोट करने जाते हैं, तो जब हम दोनों वोट करने जाएंगे तो जब हम दोनों वोट करने जाएंगे तो ये मैटर नहीं करता कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं और आपके पास 100 रुपये हैं। हम दोनों की वोट की जो वैल्यू होगी वो एक ही होगी। एक ही वोट मेरी गिनी जाएगी, एक ही वोट आपकी गिनी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर मेरे पास करोड़ रुपए हैं तो मेरी एक वोट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है 1 वोट 1 वैल्यू, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का ही कॉन्सेप्ट है। और ओरिजिनली जो एज थी, अभी हमारे पास क्या है, अभी तो ये है कि अगर आप 18 ईयर्स के हो, अगर आप 18 ईयर्स के हो तो आप वोट कर सकते हो। ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको एज दी थी वो क्या दी थी? वो 21 दी थी, ठीक है। तो जो 21 दी थी, अब ये चेंज हुई है, ये 21 से 18 हुई है। और मैंने क्या बताया था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी सुधार आना है तो अमेंडमेंट लगेगा, तो कोई ना कोई सा अमेंडमेंट लगा होगा। तो ये एज हुई थी हमारी 21 से 18 और अमेंडमेंट एक्ट लगा था आपका 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ ईयर 1988, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अगला साइलेंट फीचर है हमारे पास कि हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये है कि आप मेरे को ये बताओ कि क्या आपके पास, मान लो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं यूपी से हूँ, तो मेरे पास कोई भी एक ऐसी सिटीजनशिप नहीं है कि जो मेरे को ये बताए कि मैं यूपी का नागरिक हूँ। हाँ, आधार कार्ड है, क्या लिखा रहता है उसमें कि इंडिया के नागरिक हो आप। आपके पास कोई भी आइडेंटिटी, आपके पास 2 नागरिकता ऐसी हो ही नहीं सकती कि जो एक आपको बताए कि आप पर्टिकुलर स्टेट के हो और एक आपको बताए कि आप इस देश के हो। तो जो देश वाली है वो तो कॉमन ही होगी, लेकिन जो स्टेट्स वाली है वो सबके पास अलग अलग होगी। तो हमारे पास जो सिटीजनशिप है, हमारे पास जो नागरिकता है, वो सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है जो हमको बोलती है कि हम भारत देश के नागरिक हैं। स्टेट की नागरिकता हमको नहीं मिलती, पर हमको नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं तो मिल रही होगी। तो जो यूएसए है, यूएसए प्रोवाइड करता है डुअल सिटीजनशिप, ठीक है। उनके पास स्टेट की सिटीजनशिप अलग होती है एक, और दूसरी जो होती है वो उनकी कौन सी होती है कि वो देश की उनकी सिटीजनशिप होती है। हमारे यहाँ तो ऐसा है, जो चैप्टर होगा सिटीजनशिप उसमें हम पढ़ेंगे कि एक सिटीजनशिप के अलावा अगर हमने दूसरी सिटीजनशिप कहीं और की ले ली तो हमारे वाली जो सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो सिंगल सिटीजनशिप भी हमारा हो गया। हमने बहुत सारे एस्पेक्ट देख लिए इसके, बहुत सारे एस्पेक्ट देख लिए हमने उसके, समझ आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास
इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं जो अपना अपना काम अपने अपने पर्टिकुलर फंक्शन और अपने सेक्शन में बखूबी करती हैं। नेक्स्ट साइलेंट फीचर है हमारे पास कि हमारे पास इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जो अपना अपना काम अपने अपने सेक्शन में बहुत अच्छे से करती हैं। और जैसे कि ईसी का मतलब इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन की जो भी चीज़ें होती हैं वो सब ये देखती है। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये होता है आपका गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। यूपीएससी तो पता ही होगा आपको क्या करता है, ठीक है। आप लोग भी जो एग्ज़ाम दे रहे हो वो भी कौन कंडक्ट कराता है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पर सिविल्स के जो वेटरन एस्पिरेंट्स हैं वो इसको बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। अनप्रेडिक्टेबल इसलिए कि किस साल पता नहीं क्या पूछ ले, कुछ इसका पता नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास बॉडीज़ हैं। एसपीएससी मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो काम यूपीएससी सेंटर के लिए करता है, एसपीएससी वही काम अपने अपने स्टेट्स के लिए कर सकती है, यानी कंसर्न्ड स्टेट्स के लिए करती है। और हमारे पास क्या है साइलेंट फीचर? अगला साइलेंट फीचर है हमारे पास इमरजेंसी प्रोविजंस, कि अगर देश में इमरजेंसी लग जाएगी तो क्या होगा? तो जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनाइटरी। यूनाइटरी का बिल्कुल अपोजिट होता है फेडरल। यूनाइटरी का मतलब होता है कि जब सारी पावर एक ही जगह पे हों, एक ही जगह पे एक्यूमुलेटेड हों, और या यूनाइटरी में जो सारी पावर्स होती हैं वो किसके पास होती हैं? सेंटर के पास होती हैं। और फेडरल में, फेडरल जो हमारा कंसेप्ट है उसके हिसाब से सेपरेशन ऑफ पावर होता है, डिवीज़न ऑफ पावर होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। फेडरल बोलता है कि भाई ऐसा है कि सारी पावर सेंटर के पास नहीं है, जो पावर है वो डिवाइडेड है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है। तो इमरजेंसी में क्या होता है? जब इमरजेंसी लगा दी जाती है तब स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं रहती, और जो हमारा फेडरल सिस्टम है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो यूनाइटरी में कन्वर्ट हो जाता है, और सेंटर पावरफुल हो जाता है, स्टेट्स का कोई से नहीं रहता। अगला साइलेंट फीचर है हमारे पास 3 टियर गवर्नमेंट। 3 टियर गवर्नमेंट का मतलब ये है, पहली चीज़ तो ये भी ओरिजिनल नहीं था, मतलब सुधार आया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब अगर सुधार आया है तो क्या लगेगा? अमेंडमेंट एक्ट लगेगा, ठीक है। पहले इस टियर को जान लो, ये होता क्या है। जो ओरिजिनली हमारे पास थी ना गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग थी हमारे पास ओरिजिनली, वो 2 टियर पे थी, कि भाई एक तो नेशनल लेवल पे यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक थी हमारे पास सेकेंडली स्टेट्स लेवल पे यानी स्टेट्स गवर्नमेंट। हमारे पास ओरिजिनली सिर्फ 2 टियर ही थे। जो ये 3rd टियर आया है, ये 3rd टियर जो हमारा आया था, ये 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट से जो आया था, इसने इस्टेब्लिश किया था लोकल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया था इसने, ठीक है। तो 3rd टियर का मतलब होता है ये कि जो 3rd टियर लोकल गवर्नमेंट की भी जो रिप्रेजेंटेशन आई थी वो आपकी कौन लेकर आया था? 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट हैं। अगर एक ही लाइन में मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो जैसे कि फर्स्ट है, ठीक है, उसके बाद 7th है, उसके बाद 24th है, उसके बाद 42 है, 44 है। 42 तो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 73rd 74th हैं, 52 अमेंडमेंट एक्ट हैं। तो ये कुछ अमेंडमेंट एक्ट हैं जो हमको ईयर के साथ याद होना चाहिए। कोई बात नहीं, इसकी भी लिस्ट मिल जाएगी आपको, वरी नॉट, ठीक है, हकूना मटाटा। तो अमेंडमेंट एक्ट से 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट से आपका क्या आया था? 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट आई थी। लोकल गवर्नमेंट का मतलब था कि विलेज लेवल पे भी, जिसको पंचायत बोलते थे, रूरल और अर्बन, ठीक, और शहर के लेवल पे भी, जिसको म्यूनिसिपैलिटीज़ बोलते थे। ये आपकी आई थी कौन से 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट से। ओरिजिनल पार्ट हमारे पास कितने थे? ओरिजिनल पार्ट हमारे पास 22 थे, और ओरिजिनल शेड्यूल कितने थे हमारे पास? 395 थे ओरिजिनल शेड्यूल। तो ओरिजिनली हमारे पास क्या था? ओरिजिनली हमारे पास जो आर्टिकल्स थे वो 395 थे, और शेड्यूल्स ओरिजिनली जो हमको मिले थे वो कितने थे? 8 थे,
ठीक है। और पार्ट्स जो थे वो कितने थे, 22 पार्ट्स थे। इनके अलावा अब जो भी आगे को बढ़ेगा उसमें अमेंडमेंट एक्ट लगेगा, ये हमको याद रखना है। तो जो ये आपका लोकल गवर्नमेंट आया था, थर्ड टियर आया था, इसमें अमेंडमेंट एक्ट लगे थे 73 और 74, और इन्होंने शेड्यूल ऐड किए थे। कौन से? शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 12। शेड्यूल 11 था विलेज पंचायत और शेड्यूल 12 था आपका क्या, म्यूनसिपैलिटीज़। समझ आ रहा है बच्चों? और पार्ट ऐड हुआ था, जो 11th का था वो था पार्ट 9 और जो 12th का था वो था पार्ट 9A। समझ आ रहा है? चलो आगे चलते हैं। चलो, जो मेन चीज़ें थी वो तो ये हो गई। अब ये जो चैप्टर है ये कंसेप्चुअल ज़्यादा है, समझने वाला चैप्टर ज़्यादा है, और इसमें से अगर क्वेश्चन आने की उम्मीद होगी ना, तो जो समझने वाला पार्ट है उसमें से क्वेश्चन आने की उम्मीद कम होगी। ये जो टेबल्स हैं ये छोटे छोटे एग्ज़ामों में भी पता नहीं कितनी बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहेंगे, और बड़े एग्ज़ामों में भी बिल्कुल सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि कौन से शेड्यूल में क्या चीज़ लिखी हुई है। अब मैं आपको इसमें ना कुछ चीज़ें हाईलाइट करके बताऊंगा। वैसे तो ये इतना बड़ा है, अब इस इतने बड़े को याद रखें या सिर्फ कीवर्ड से याद रख लें, ठीक है, या सिर्फ कीवर्ड से याद रख लें। जैसे फर्स्ट शेड्यूल है, जैसे कि फर्स्ट शेड्यूल है, तो अगर फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल को आप याद रखो कि इसमें क्या है, नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, कि फर्स्ट शेड्यूल में इंडिया के क्या गिवन है। इंडिया के फर्स्ट शेड्यूल में ये गिवन है कि नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सेकंड शेड्यूल में क्या गिवन है? सेकंड शेड्यूल में आपका गिवन है एम्यूलमेंट्स, अलावेंस, प्रिविलेजेस एंड एम्यूलमेंट। इसमें सैलरीज हैं, सैलरीज, प्रिविलेजेस, एम्यूलमेंट्स। तो इसको पूरे को याद रखना आसान है या ऐसे याद रखना आसान है कि व्हाट सेकंड शेड्यूल टॉक्स अबाउट, कि सेकंड शेड्यूल बात करेगा आपके सैलरीज की, इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव्स की, जैसे कि प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, चेयरमैन, ठीक है। तो हमको बस ऐसे याद रखना है कि सेकंड शेड्यूल क्या है, सेकंड शेड्यूल है आपका सैलरीज, और फर्स्ट शेड्यूल क्या है, नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। थर्ड शेड्यूल है आपका ओथ एंड एफर्मेशन। सिर्फ यही एक वर्ड याद रख लेना। थर्ड शेड्यूल का अगर कभी क्वेश्चन आएगा और उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि ओथ एंड एफर्मेशन वाला वर्ड ना दे, तो सिर्फ इतना याद रख लेना कि थर्ड शेड्यूल, ऐसे करके इसको नोट्स में लिख लेना, थर्ड शेड्यूल मतलब ओथ एंड एफर्मेशन। अगर थर्ड शेड्यूल से क्वेश्चन आएगा तो ओथ एंड अफर्मेशन का जो ऑप्शन है वो जलूल आएगा। हो ही नहीं सकता कि ओथ एंड अफर्मेशन इसका जो है ये ना दिया जाए। ओथ एंड अफर्मेशन किसकी, वो ये दे रखें, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि थर्ड शेड्यूल है क्या, थर्ड शेड्यूल ओथ एंड अफर्मेशन है। फोर्थ शेड्यूल है आपका कंटेन प्रोविजन इन रिलेशन टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ स्टेट्स। एलोकेशन ऑफ सीट्स किसकी, राज्यसभा की। राज्यसभा में जो सीट्स हैं, पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा की जो प्रेजेंटली जैसे सीट है 245 सीट्स हैं, वो 245 सीट्स किस तरह से बटेंगी वो आपका बताता है हमारा क्या, फोर्थ शेड्यूल। ठीक है बच्चे, तो फोर्थ शेड्यूल हो गया हमारा ये। अब फिफ्थ शेड्यूल हमारी बात करता है, इट कंटेन्स प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा शेड्यूल एरिया में और शेड्यूल ट्राइब्स में, ये हमको बताता है फिफ्थ शेड्यूल। दोबारा से सुन लो कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होगा शेड्यूल एरिया में और शेड्यूल ट्राइब में, ये हमको बताता है क्या, आपका शेड्यूल 5। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल 6, इट कंटेन्स प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, सेम चीज़ है कि एडमिनिस्ट्रेशन उसमें बोल रखा है कि शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब में कैसे होगा, और इसमें बोल रखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। बस इसमें प्रिसाइजली नाम खोल के दिए हुए हैं कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। एग्जामिनर की जो एक टेंडेंसी होती है ना, वो जब भी यहाँ आपको ऑप्शन देगा ना तो इसमें मणिपुर जरूर डाल देगा।
कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि बच्चे अगर ऐसे याद कर लें कि भाई नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है तो मणिपुर डाल देगा, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इस शेड्यूल में 6 शेड्यूल में मणिपुर नहीं है। ठीक है। 5th शेड्यूल बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन की शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब में, और 6th शेड्यूल बात करता है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इन 4 स्टेट्स में, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 7th शेड्यूल बात करता है आपकी कि देखो 3 तरह की लिस्ट होती है, ये 7th शेड्यूल में गिवन है। 3 तरह की लिस्ट होती है बच्चे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब होता है कि जिस पे लॉ, ऐसे सब्जेक्ट जिस पे लॉ सिर्फ कौन बना सके, यूनियन यानी सेंटर बना सके। स्टेट लिस्ट होती है एक, स्टेट लिस्ट ऐसी कि जिस पे लॉ सिर्फ कौन बना सके, स्टेट। कंकरेंट का मतलब ये है कि ऐसे सब्जेक्ट जिस पे सेंटर प्लस स्टेट्स दोनों एक साथ बैठ के लॉ बना सके, ऐसी लिस्ट को क्या बोलते हैं, ऐसी लिस्ट को बच्चे कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। तो ये सब, ये डिवीज़न ऑफ पावर जिस शेड्यूल में गिवन है वो है आपका कौन सा शेड्यूल, 7th शेड्यूल। 8th शेड्यूल है, 8th शेड्यूल को इतना लंबा चौड़ा गिवन है बुक में। मैं क्या कह रहा हूँ कि 8th शेड्यूल में सिर्फ ये याद रख लेना, ये वर्ड लैंग्वेज। अगर कोई पूछे कि 8th शेड्यूल क्या है, सीधा सीधा बताओ कि 8th शेड्यूल में आपकी लैंग्वेजेस हैं ये। और ऑप्शन भी एमसीक्यू में कभी आ ही नहीं सकता कि लैंग्वेज का ऑप्शन ही ना दे, लैंग्वेज होगा ही होगा। तो इस पूरे बड़े से याद रखने से अच्छा है कि आप सिर्फ क्या याद रखो कि 8th शेड्यूल इज लैंग्वेजेस। 9th शेड्यूल, अब 8 तक आपके क्या थे, 8 तक आपके जो शेड्यूल थे वो ओरिजिनल थे। ठीक है बच्चे, 8 तक आपके जो शेड्यूल थे वो ओरिजिनल थे। अब जो आपके शेड्यूल हैं, 9th शेड्यूल है, ये 9th शेड्यूल है। 9th शेड्यूल आपका जो डील करता है, मैं इसमें आपको कीवर्ड बताते हुए चल रहा हूँ, सिर्फ उनको नोट्स में लिख लेना, अपना काम हो जाएगा। विद द स्टेट्स एंड रेगुलेशन दैट डील्स विद द, ये रहा वर्ड मिल गया आपको, लैंड रिफॉर्म एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। तो जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो पहला सुधार कॉन्स्टिट्यूशन में आया था, ओरिजिनली तो हमारे पास 8 ही शेड्यूल थे ना, जो 9th शेड्यूल आया था ये आया था हमारा, चलो अमेंडमेंट भी लिख लो इसमें ही, ये आया था हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से। और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ये क्या था, ये लैंड रिफॉर्म और एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम था, कि जैसे एक ही आदमी के नाम पे 1,000 जो बिघे जो ज़मीन थी, जो नाम थी, वो गवर्नमेंट ने कि गरीब और अमीर के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए क्या किया था, इसलिए इन्होंने जो ये था लैंड रिफॉर्म्स और एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम कर दिया था। लेकिन इसके भी लोगों के पास एस्केप क्लोज थे, अपने जो घर वाले थे उनके नाम करा दिया था। यहाँ पे रूल बाद में आता है, एस्केप क्लोज पहले आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद 10th शेड्यूल, अब 10th शेड्यूल भी ऐड हुआ है, इसमें तो कहीं गिवन नहीं, 10th शेड्यूल भी ऐड हुआ है, तो ऐड हुआ है तो अमेंडमेंट एक्ट लगा होगा। इसमें अमेंडमेंट एक्ट आपका लगा था 52 अमेंडमेंट एक्ट, 52 अमेंडमेंट एक्ट से आपका आया था। अमेंडमेंट में बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ ऐड होगी तो अमेंडमेंट लगेगा। तो ये ओरिजिनली नहीं था 10th शेड्यूल, तो जब ओरिजिनली नहीं था तो अमेंडमेंट एक्ट लगेगा। अमेंडमेंट एक्ट से आया था ये 52 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। ये बात करता है आपके एंटी डिफेक्शन लॉ की। ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन की, डिस्क्वालिफिकेशन मतलब, डिस्क्वालिफिकेशन होती है बच्चे कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो कुछ ऐसी सर्टेन चीज़ें कर देते हैं कि जिनसे उनकी सीट, उनकी पावर खतरे में होती है। तो ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे वो डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं, वो ये सारी जो चीज़ें हैं वो किस में मैंशनड हैं, वो आपके 10th शेड्यूल में मैंशनड है, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। 11th शेड्यूल, 11th और 12th तो हमने अभी भी देखे हैं पीछे, ये दोनों क्या हैं, ये भी ओरिजिनली नहीं थे, ये भी ओरिजिनली नहीं थे। और ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आए थे, ये 73rd और 74th, 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट से ये आए थे, विलेज पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़, जो अभी बताया था। ये रहे आपके 12th शेड्यूल। मैंने इसमें आपको एक एक वर्ड में बताया कि फर्स्ट शेड्यूल, उसके सामने एक वर्ड लिख लेना, सिर्फ उससे इसको याद कर लेना, अपना काम हो जाएगा, ये पक्की बात है। ठीक है। मेहनत थोड़ी सी स्मार्ट करो, ऐसा नहीं है कि तुम इस पूरे ही जो ये टेबल है इसको पूरे कोई मगअप कर रहे हो, याद कर रहे हो।
तो मेहनत डायरेक्शन वाइज होनी चाहिए। शेड्यूल हो गए बच्चे आपके, शेड्यूल हो गया आपके। अब बस लास्ट है आपका ये सोर्सेज है आपका, मतलब जो मैंने बताया था ना आपको कि हमने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें जहाँ से जिसकी जो भी चीज़ अच्छी लगी वो हमने चेप दी, तो वही चीज़ हम इसमें देख रहे हैं कि कहाँ से कौन सी चीज़ चेप दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने क्या लिया था, ये हमने अभी पीछे देखा कि जो स्ट्रक्चरल पार्ट था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमने यहाँ से लिया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है हमने फेडरल स्कीम, फेडरल बताया ना अभी पीछे, सेपरेशन ऑफ पावर। गवर्नर का ऑफिस, जुडिशियरी, पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविज़न ये भी यहीं से लिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल ये हमने कहाँ से ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ब्रिटिश से या यूके से क्या लिया हमने, पार्लियामेंट्री फॉर्म ली थी। तो अगर आपको सिर्फ ये याद है ना कि हमने यूके से पार्लियामेंट्री फॉर्म ली थी, तो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भी हमने सब कहाँ से ली होंगी, वो भी हमने सब यूके से ली होंगी। लेजिस्लेचर मतलब अरे जो लॉ मेकिंग वाला जो काम होता है वो भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश से लिया है। ये जो सिंगल सिटीजनशिप है ये भी हमने कहाँ से ली है, ब्रिटिश से ली है, क्योंकि डुअल सिटीजनशिप तो यूएस के पास है, तो हमने कहाँ से लिए, वहाँ से लिए। कैबिनेट सिस्टम, रेट्स, प्रोग्रेटिव रेट्स, पार्लियामेंट्री प्रोविज़न एंड बीकन, ये सब आपको याद रहेगा। सिर्फ ये याद रख लेना कि ब्रिटिश से हमने क्या लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमने यहाँ से लिया है। ठीक है बच्चे। यूएसए से क्या लिया हमने, यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, पीछे बताया था मैंने कि जो हमने जुडिशरी जो सुप्रीमेसी है वो हमने यूएस से लिए। उसके बाद इम्पीचमेंट क्या होता है, जब प्रेसिडेंट को हटाना हो, किसी इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव को हटाना हो तो उसको इम्पीचमेंट बोलते हैं। इम्पीचमेंट प्रोसीजर हमने वहाँ से लिया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ठीक है, ये सब हमने कहाँ से लिए हैं, ये सब हमने लिए हैं यूएसए से। आयरिश से हमने क्या लिया है, आयरिश से हमने लिया है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा में कुछ नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, 12 मेंबर होते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ये भी हमने प्रोसीजर कहाँ से लिया है, आयरिश से लिया है। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह से होता है, प्रेफरेंसेस पे होता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन बताऊंगा अगले चैप्टरों में कि कैसे प्रेफरेंस दी जाती हैं। ये हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने आयरिश से लिया है। कनाडा से क्या लिया हमने, ये बच्चे याद करने पड़ेंगे। इसका कोई भी ऐसा कैप्सूल नहीं है कि जो मैं आपको दे दूं और आपको याद हो जाए। ये याद कैसे होंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, याद भी कैसे होंगे, मल्टीपल रिवीजन, बार बार देखोगे, बार बार पढ़ोगे तो आ जाएगा। पर पूरा याद ना रख के छोटी छोटी सी चीज़ों से इसको याद रखा करो। कनाडा से हमने क्या लिया है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, के फेडरेशन तो है लेकिन यूनाइटरी की तरफ बायसनेस है, वो जो मैंने अभी बताई थी वो कहाँ से लिया हमने, वो कनाडा से लिया है। रेसिडुअरी पावर इन सेंटर, के जो है सेंटर आपका पावरफुल है। एप्लीकेशन ऑफ गवर्नर का जो हमने ऑफिस है, गवर्नर का ऑफिस हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कुछ बातों पे हम सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस लेते हैं वो भी हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट ली है। अभी कंकरेंट लिस्ट क्या बताया था मैंने तुम्हें कि ऐसी लिस्ट जिस पे सेंटर और स्टेट दोनों बैठ के लॉ बना सकें उसको कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। ये हमने कहाँ से लिए, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए। ठीक है। इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग, ये हाँ जॉइंट सिटिंग देख लो। जॉइंट सिटिंग क्या होती है, मान लो लोकसभा और राज्यसभा कोई किसी चीज़ को पास नहीं कर पा रहे, ठीक है, और वो किसी कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे, तो जब वो कंक्लूजन पे नहीं आ पाते तो उन दोनों को एक साथ बैठा के जो डिस्कशन होता है उसको जॉइंट सिटिंग बोलते हैं। ये हमने जॉइंट सिटिंग कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी से हमने क्या लिया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी। जब एमरजेंसी होती है तो आपके पास फंडामेंटल राइट्स भी नहीं होते, सिर्फ कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे, जो जिंदा होते हैं, अलाइव होते हैं, बाकी आपके फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड कर दिए जाते हैं। ये हमने कहाँ से लिया, जर्मनी से। सोवियत यूनियन, USSR, रशिया, यहाँ से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडियल ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल। अगला चैप्टर जो है आपका है वो प्रियम्बल ही है। उस प्रियम्बल में जो जस्टिस का आइडिया है वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने सोवियत यूनियन से लिया है। ठीक है। प्रियम्बल अगला चैप्टर है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है क्या नहीं।
फ्रांस से क्या लिया है, सबसे कुछ ना कुछ लिया ही है, इससे भी कुछ ना कुछ ले लो बेचारे से। फ्रांस से हमने लिया है रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन प्रीएम्बल। ये भी प्रीएम्बल में तीनों वर्ड हैं, अगले चैप्टर में बिल्कुल इन डिटेल बताऊंगा एक एक वर्ड का क्या मीनिंग है। रिपब्लिक ऑफ आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो तीनों वर्ड हैं ये हमने कहाँ से लिए हैं, फ्रांस से लिए हैं। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने कुछ ना कुछ लिया है। भाई साहब हद कर दी चुराने में, ठीक है। यहाँ से हमने क्या लिया है, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन किस तरह से होगा, जो हम आज भी अप्लाई करते हैं, वो हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से। और जैपनीज़ से हमने क्या लिया है, जैपनीज़ से लिया है हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ये फंडामेंटल राइट्स में है जो। तो बस यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ हमने कहाँ से लिया है, जापान से लिया है। बच्चे ये ऐसे करके ही याद रखने पड़ेंगे और बार बार रिवीजन से ही याद होंगे। आई होप आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। हाँ, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इनका तो अलग एक चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये थे आपके साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने कोशिश की है कि आपको सरल भाषा में, आसान भाषा में चीज़ें समझ आएँ, और इस तरह से आपका ये साइलेंट फीचर ख़त्म। अगला जो चैप्टर होगा उसमें हम आपको मिलेंगे, अगला चैप्टर प्रीएम्बल है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे, ठीक है। जय हिंद।